हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम आज के 10 सवाल को देखेंगे। जैसा कि मेरा एक सीरीज है 10 सवाल, यानी कि 7-8 मिनट में मैं 10 सवालों को आपके सामने रखता हूं। ये जो 10 सवाल होते हैं हर तरह से, मतलब अर्थव्यवस्था, आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, भूगोल, मतलब जितने भी खंड से परीक्षाएं में पूछे जाते हैं उनसे उठाने का प्रयास करता हूं। हालांकि इन्हीं 10 सवालों में सारे चित्र नहीं हो सकता है, लेकिन चूंकि 10-10-10 करके कितना हो जाएगा, 100 सवाल हो जाएगा। तो एक बार में 100 सवाल को प्रस्तुत कर पाना और आपके द्वारा देख पाना में थोड़ी सी कठिनाई लगती है। तो 10 सवाल क्या है कि छोटा सा चीज़ रहता है, तुरंत आदमी देख लेता है। और हाँ, यह एक मानसिक स्तर से तैयार किया गया वीडियो है, ताकि इन 10 सवालों के द्वारा आपकी जो सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता के साथ साथ प्रश्नों को जल्दी से जल्दी हल कर पाने की जो क्षमता है वो विकसित हो सके। चलिए आइए देखते हैं सवाल को। पहला सवाल, लाइट दिख रहा होगा वहाँ पे, हाँ हटा देता हूँ मैं। पहला सवाल है कि टॉलेमी फिलाडेल्फस जो था एक शासक था, ठीक है ना, जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध है। राजनयिक मतलब राजनीतिक संबंध है, यानी कि दूतों का आदान प्रदान करना, ये सब जो संबंध थे, वह कहाँ का शासक था। प्रश्न का मूल है कि भाई टॉलेमी फिलाडेल्फस जो था उसके साथ अशोक ने अपने राजनीतिक संबंध स्थापित किए थे। तो आपको ये बताना है कि वो कहाँ का शासक था, साइरिन का, मकदूनिया का, सीरिया का या मिस्र का। तो इसका सही उत्तर है मिस्र का। ये जो टॉलेमी थे ये मिस्र के शासक थे। जब आप प्राचीन भारत पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सम्राट अशोक ने इनके साथ संबंध स्थापित किए थे। अगला सवाल है कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दी थी। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी। मुर्शिदाबाद बंगाल में है और मुंगेर बिहार में है। आपका ऑप्शन है मीर जाफर, मीर उस्मान, मीर कासिम, लियाकत हुसैन। तो इसका सही उत्तर होगा मीर कासिम। देखिए मीर कासिम जो था वो अंग्रेजी कब्जा करने वाले भारत में बहुत योग्य शासक था। उसे पता था कि अंग्रेज जो हैं वो बंगाल को अब लगभग हड़पने वाले हैं, हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं। लेकिन क्या करता, अंग्रेज इतनी बड़ी शक्ति थे, बेचारा छोटा था तो बहुत कुछ नहीं कर पाया। मीर जाफर को, ये जो मीर जाफर था ये सबसे बेहुदा और बहियात शासक था, जो अपने स्वार्थ के लिए अंग्रेजों के हाथ बिका और जो बंगाल के जो शासक थे उनको हतोत्साहित करवा दिया, खत्म करवा दिया, या यूँ कहिए कि बंगाल की पूरी स्वतंत्रता को इसने गिरवी धरवा दी। किसके हाथ है? क्लाइव के हाथ है। किसके हाथ है? क्लाइव के हाथ है। इसे कभी कभी मतलब इतिहास में ऐतिहासिककार जो है या प्रश्न में भी पूछता है कि निम्न में से किसे रॉबर्ट क्लाइव का लोमड़ी कहा जाता है। तो मीर जाफर जो था वो यही काम कर रहा था। हालांकि सिर्फ मीर जाफर ही नहीं थे, और भी लोग थे, राजा दुर्लभ राय थे, मीर मदान थे, ये सब लोग भी थे, बिके हुए सब थे। लेकिन चूंकि ये बिल्कुल रॉबर्ट क्लाइव का लोमड़ी था, मतलब जहाँ रॉबर्ट क्लाइव जैसे बोलता था वैसे कर लेता था, इसलिए इस पर थोड़ा ज़्यादा आरोप लगाया गया। इनमें जो सबसे योग्य था वो मीर कासिम था। शुजा-उद-दौला के बाद या सिराज के बाद ये सबसे योग्य शासक था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में प्रश्न बहुत तरह से पूछे जाते हैं। खैर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। पूर्ण स्वराज की घोषणा 1930 में, 29 में, 28 में, 31 में। तो सही उत्तर है 1929 में। 1929 में रावी नदी के तट पर लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसी में ये घोषणा हुई कि अब हमारा मांग पूर्ण स्वराज है। उससे पहले कांग्रेस पूर्ण स्वराज नहीं मांगती थी, है ना। इंटरेस्टिंग। अगला सवाल है राज्य के संचित निधि का संचालन किया जाता है। संचित निधि हम जो भी टैक्स कर वगैरह देते हैं, राज्य सरकार हमसे जो भी पैसा लेती है वो सब के सब संचित निधि में ही रखा जाता है। निधि बहुत प्रकार की होती है। निधियों के बारे में जानना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ दिख जाएगा, आपको देख सकते हैं। सवाल यहाँ है कि राज्य के संचित निधि का संचालन किया जाता है राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, राज्य वित्त मंत्री द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है राज्यपाल के द्वारा। राज्य के संचित निधि का संचालन किया जाता है राज्य के राज्यपाल द्वारा।
अगला है विश्व व्यापार संगठन बना, मतलब विश्व व्यापार संगठन आधुनिक समय में जो आप WTO पढ़ते हैं वो कब बना? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन कब बना? 1996 में, 1995 में, 1997 में, 1998 में। सही उत्तर है बी, 1995 में। पहले इसका दूसरा नाम था, उसी चीज को बदल करके WTO विश्व व्यापार संगठन कर दिया गया। तो ये हमारा 5 सवाल था। अब देखते हैं अगले 5 सवालों को। अब देखिए अगले 5 सवाल को। अगला 5 सवाल में जो पहला है, छठा, वो बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया? ये एक ऐसा प्रश्न है जो बार बार कितनी बार पूछा गया है, बहुतों बार, बिहार में भी और बिहार से परे वाले में भी, कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, मागधी भाषा में, संस्कृत भाषा में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्राकृत भाषा में। बौद्ध साहित्य जो था वो प्राकृत भाषा में लिखा गया। बौद्ध थे तो उन्होंने शुरुआत में संस्कृत का सहारा नहीं लिया, हालांकि बाद में वो फिर संस्कृत का सहारा लिए और सारी वो चीज़ें आ गई बौद्ध धर्म में या बौद्ध साहित्य में जो ब्राह्मण साहित्य में था। और बाद में दोनों में गड्ढम गड्ढ हो गया कि कौन ब्राह्मण साहित्य या हिंदू साहित्य से है और कौन बौद्ध साहित्य से है। अब सोचिए कितनी बड़ी विडंबना थी कि बुद्ध ने कहा कि ईश्वर नहीं है, उसका कोई रूप प्रतिरूप नहीं है, और बाद में लोगों ने बुद्ध का ही प्रतिरूप बना दिया और बुद्ध को ही भगवान घोषित कर दिया और दुनिया भर में उनकी मूर्ति बनाई। आपको ज्ञात होना चाहिए कि इस धरती पर बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिनकी मूर्ति बनाई गई थी। बुद्ध प्रथम व्यक्ति थे जिनकी मूर्ति बनाई गई, जबकि इस धरती पर सबसे बड़ा मूर्ति हंता यदि कोई हुआ तो बुद्ध ही हुआ। दुनिया भर में जितने शासक हुए, धर्मांध शासक हुए, अधर्मांध शासक हुए, जिस प्रकार के भी शासक हुए, उन्होंने बाह्य मूर्ति को तोड़ा। किसी ने मंदिर तोड़ा, किसी ने मस्जिद तोड़ा, किसी ने गिरजाघर तोड़ा, लेकिन ये बाह्य मूर्तियाँ थी, ये बाह्य आडंबर थी। लेकिन बुद्ध ने अंतः यानी कि मन के अंदर जो मूर्ति बनी हुई थी, भय बना हुआ था, डर बना हुआ था, उस परम पिता परमेश्वर के नाम पर जिस पे लोग ठगते थे, बनाते थे, उसको तोड़ा। ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आज बुद्ध को कोई नहीं मानता है, या मानता भी है तो बस उतना ही कि जाके गोड़ा लाग लेता है। बुद्ध ने कहा हमें मत प्रणाम कीजिए। आपने सुना होगा कि अप दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनिए। किन्होंने कहा? कि बुद्ध ने ही कहा था। ठीक है, आइए अगला क्या है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? तो सही उत्तर है 3 बार। पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 8वां प्रश्न है, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, या इनमें से कोई नहीं? ये कोई नहीं का मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है केरल में। ऐसे भी याद रखिएगा कि पेरियार से संबंधित जितना भी पूछेगा सब केरल में। पेरियार नदी को केरल का जीवन रेखा माना जाता है। इडुक्की परियोजना जो है केरल में ही है, पेरियार नदी पे ही है। और साथ ही पेरियार नदी से बहुत ज़्यादा प्रभावित या वहाँ की जो अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना है, पेरियार नदी से प्रभावित। इसके अलावा पेरियार नदी पर तमिलनाडु में भी मुल्ला पेरियार करके एक बांध बंधा हुआ है, जिससे तमिलनाडु में सिंचाई होती है। क्या नाम है उसका? मुल्ला पेरियार। ये कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। क्या है ये? बांध है। क्या है? बांध है। किसके लिए? सिंचाई के लिए। किसके लिए? सिंचाई के लिए। अब कहे कि श्रीमान यहाँ पढ़ा रहे थे तो यहाँ काहे पढ़ा दिए? तो मैंने आपको एक शॉर्ट बताया कि पेरियार से संबंधित जो भी पूछेगा वो केरल में। पेरियार परियोजना कहाँ है, पेरियार नदी कहाँ है, पेरियार कहाँ के पॉलिटिशियन थे, तो वो केरला के ही थे। लेकिन ये एक अलग है, मुल्ला पेरियार। मुल्ला पेरियार जो है तमिलनाडु में एक बांध है जिससे सिंचाई होती है तमिलनाडु में। ठीक है ना। पेरियार नदी को केरल का जीवन रेखा कहा जाता है और वहीं पर बहुत सारी परियोजनाएं हैं, जिसमें एक पेरियार जल परियोजना है। इडुक्की भी इसी नदी पे है और उसी का ये एक मतलब इसी का इडुक्की का ही ये बड़ा भाग होता है पेरियार जल विद्युत परियोजना। या पेरियार जल विद्युत परियोजना में ही इडुक्की जल परियोजना भी आती है। जैसे एक परियोजना बनता है ना कि हम यहाँ पर सिंचाई बांध बनाएंगे, यहाँ पे जल से बिजली बनाने वाला बनाएंगे, यहाँ पर ये बनाएंगे, तो सब उसी में आता है। किसमें? पेरियार जल विद्युत परियोजना में।
अगला है कि हरित क्रांति ने मुख्यतः प्रभावित किया, ये भी बार बार पूछा है। हरित क्रांति, भारत में जो हरित क्रांति लाया गया वो मुख्य रूप से किसे प्रभावित किया? ए अनाज, बी दाल, सी सब्जी, डी फल। तो इसका सही उत्तर है अनाज। अनाज, भारत जब आज़ाद हुआ था तो अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था, इतनी बड़ी आबादी थी, लोगों को खाने के लिए नहीं था। तो बाद में हरित क्रांति को अपनाया गया और हरित क्रांति के तहत अनाज उत्पादन पर जोर दिया गया। तो धीरे धीरे हमारे देश में इस चीज़ को क्या बोलते हैं, बढ़ावा मिला और आज भारत अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर का मतलब हम इतना जरूर उपजाते हैं जितना हम खाते हैं, हालांकि अब तो निर्यात भी करते हैं। लेकिन एक दौर में हमारे यहाँ अनाज उत्पादन नहीं था इतना, हम दुनिया से मांगते थे, पता, लोग भिखमंगा भुक्खड़ भी बोलते थे। खैर, अगला जो प्रश्न है, मानसून हवाएं हैं। मानसून हवाएं हम लोग सुनते हैं, मानसूनी हवाएं हैं, मानसूनी हवाएं आई तो बारिश होगा, ये होगा। तो मानसूनी हवाएं कैसी हैं? अस्थायी पवन है, स्थानीय पवन है, मौसमी पवन है, या इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए, ये जब सवाल इस तरह से आए तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, ऑप्शन में क्या है या फिर नन भी। तो क्या ये अस्थायी पवन है? नहीं। अस्थायी पवन का एक चरित्र होता है कि वो सालों भर बहेंगे और एक ही रूप में बहेंगे। जैसे व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ये सब जो पवनें होते हैं ये सालों भर बहती हैं और एक ही दिशा से एक ही तरफ बहती हैं। लेकिन मानसून हवा में नहीं, ये सब नहीं होता। तो क्या ये स्थानीय पवन है? तो नहीं, स्थानीय पवन में नहीं। स्थानीय पवनें वो होती हैं जो बिल्कुल छोटे स्तर पर चलती है और कुछ एक देर के लिए चलती है। जैसे समुद्र के किनारे चलने वाली हवाएं, सुबह में अलग रूट से चलेगा, शाम में अलग रूट से चलेगा। पहाड़ों पर चलने वाली पहाड़ी हवाएं वो भी अलग होती हैं, सुबह में कुछ चलेगा, शाम में कुछ चलेगा। ये अंतर होता है दाब के कारण, तो पवनें भी तुरंत बदल जाती हैं। लेकिन मौसमी पवनें, तो ये सही उत्तर है इस ऑप्शन के अनुसार, ये होगा मौसमी पवनें। मौसमी पवनें है मानसून हवाएं हैं। मौसमी पवनें का मतलब होगा जो मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार नहीं, मौसम के अनुसार एक साफ बिहेव करती हैं, स्पष्ट बिहेव करती हैं। तो ये मानसून हवाएं जो हैं वो मौसमी पवनें हैं। कैसी पवनें हैं? मौसमी पवनें हैं। और याद रखिए, यह एक अरबी शब्द है और अरबी व्यापारियों ने ही इसकी खोज की थी। उन्होंने ही पता लगाया कि हम जब भारत जाते हैं अरब से व्यापार करने, तो हवाएं जो हैं 6 महीना एक दिशा में चलती हैं और 6 महीना दूसरी दिशा में चलती हैं। और उन्होंने इसका पता लगा करके अपने जो पाल थे इस तरह से रखते थे कि वो हवाओं का भरपूर क्या ले सकें, फायदा ले सकें। इतना चीज ध्यान रखेंगे। तो ये था आज का हमारा 10 सवाल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।